नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कैसे आप न्यू जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को फाइल कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में बदलाव कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब नए तरीके से जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को कैसे फाइल करना है आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक रेगुलर टैक्स पेयर जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है उसको ये दो रिटर्नें फाइल करनी होती है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। अगर उसने मंथली अपनी रिटर्नों को सेट किया हुआ है तो मंथली बेसिस पे फाइल करेगा, और क्यूआरएमपी में है क्वार्टरली अगर रिटर्न फाइल कर रहा है तो हर क्वार्टर के एंड के बाद उसको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल करनी होगी। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B पोर्टल पे फाइल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप न्यू जीएसटीआर 1 को जीएसटी पोर्टल पे फाइल करेंगे। लाइव आपको डेमो बताने वाला हूं। हाँ जी दोस्तों, जीएसटीआर 1 का नया वर्जन आ गया है जीएसटी पोर्टल पे, तो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फाइल करेंगे आज मैं आपको लाइव बताने वाला हूं। तो डिटेल में समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, ये मैं आ गया जीएसटी पोर्टल पे और कर लिया है लॉगिन करने के बाद ये क्लाइंट का डैशबोर्ड आ गया। चलिए बताते हैं आपको कि कैसे यहाँ पे आप अपने रिटर्न जीएसटीआर 1 को, जो न्यू जीएसटीआर 1 आया है, उसको फाइल करेंगे। सबसे पहले आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा। देखो रिटर्न डैशबोर्ड का बटन यहाँ पे है, लेकिन आपको रिटर्न डैशबोर्ड का बटन यहाँ भी दिख जाता है। सर्विस में जाके, रिटर्न में जाके और रिटर्न डैशबोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नवंबर महीने की फाइल करने वाला हूँ, नवंबर सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सर्च पे क्लिक करने के बाद R1 को फाइल करने की दो मेथड है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में ज्योसन फाइल को अपलोड करते हैं और ऑनलाइन में आप डिटेल्स को ऐड करते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं फॉर्म का, हालांकि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन क्विकली एक प्रीव्यू देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको अपने B2B इन्वॉइसेस को दिखाना है टेबल 4A, 4B, 6B और 6C के अंदर। ठीक है, 5A में दिखाना है आपको B2C वाले इन्वॉइस जो लार्ज है। एक्सपोर्ट वाले इन्वॉइस 6A में दिखाना है। 7 वाले में B2C जो स्मॉल इन्वॉइस है या अदर इन्वॉइस है। नील रिलेटेड वाली सप्लाई आपको यहाँ पे दिखाना है 8A, 8B, 8C और 8D के अंदर। और 9B में क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जो रजिस्टर्ड पर्सन को इशू किया है, 9B के अंदर एक और है 9B, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया है अगर आपने उनको, तो इसकी डिटेल यहाँ पे देंगे। एडवांस रिसीव किया, उस पर टैक्स लायबिलिटी बनी है तो 11A1 और 11A2 के अंदर डिटेल देंगे। 11B1, 11B2 में एडजस्टमेंट है कोई एडवांस से रिलेटेड, उसकी डिटेल, और 12 में एडजस्टेशन की समरी, और 13 में डॉक्यूमेंट जो आपने इशू किया उसकी डिटेल आप देंगे। ठीक है, अगर आप मैनुअली यहाँ पे कर रहे हैं तो टेबल पे जाके बस आपको ऐड डिटेल पे जाके अपने रिकॉर्ड्स को ऐड करना होगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास इन्वॉइसेस की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वॉइसेस हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मैनुअल एंटर करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं ज्यूसन फाइल को ऑफलाइन टूल का यूज़ करके उसके अंदर डिटेल्स को बना के अपलोड करूँगा, बताऊँगा कैसे होगा। देखो नीचे वाली टेबल में यहाँ पे अमेंडमेंट्स की डिटेल जाती है आपकी। अगर आपकी कोई B2B से रिलेटेड अमेंडमेंट है, मतलब किसी में आपने चेंज किया इनवॉइस के अंदर, सेल्स के अंदर, जैसे बिल नंबर, ठीक है, सेल का अमाउंट हो गया, GST नंबर हो गया, टैक्स का अमाउंट हो गया, तो आप यहाँ पे अमेंडमेंट वाली डिटेल्स के अंदर उसकी डिटेल्स को भरते हो। 9A के अंदर B2B से रिलेटेड अमेंडमेंट है। 9A के अंदर यहाँ भी एक 9A है, लेकिन ये B2C से रिलेटेड है, जो लार्ज इनवॉइस है उससे अमेंडमेंट है। 9A में यहाँ पे अमेंडमेंट है रिलेटेड इनवॉइस से, जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेड या जो एक्सपोर्ट इनवॉइस है उससे रिलेटेड है। 9C में अमेंडमेंट है यहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो रजिस्टर्ड पर्सन को इशू किया उससे रिलेटेड अमेंडमेंट, और यह अनरजिस्टर्ड पर्सन को इशू किया उससे रिलेटेड अमेंडमेंट। यहाँ B2C है, ये अदर्स वाला है, मतलब स्मॉल इनवॉइसेज जो है B2C अदर्स, उसकी अमेंडमेंट यहाँ पे करेंगे। एडवांस से रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट है टैक्स लायबिलिटी की, उसको यहाँ पे अमेंडमेंट करेंगे, या अमेंडमेंट है एडजस्टमेंट जो किया है एडवांस का, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। बस न्यू जीएसटीआर उनके यही फॉर्म है। यहाँ पे डाउनलोड हिस्ट्री दिखता है आपको, ई इनवॉइस से रिलेटेड अगर जो भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करते हो। चलिए मैंने आपको बता दिया एक क्विक प्रीव्यू न्यू जीएसटीआर फॉर्म का। अभी क्या करते हैं, चलिए इसको अपलोड करते हैं फटाफट। सिंपली आपको क्या करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, नवंबर पे सेलेक्ट कर लिया, और प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाके यहाँ पे ज्यूसन फाइल को अपलोड करेंगे। लेकिन ज्यूसन फाइल पहले बनाना होगा, तो ज्यूसन फाइल कैसे बनाना होगा, देखो डाउनलोड पे आके, टूल पे आके, रिटर्न ऑफलाइन टूल पे जाके यहाँ से आपको ऑफलाइन यूटिलिटी को कर लेना है डाउनलोड। वर्जन 3.1.2 का नया वर्जन आ गया है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, इसलिए मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने कर लिया है इस टूल को ओपन, 3.1.2 का वर्जन।
दोस्तों जब ये टूल डाउनलोड करेंगे, जैसे ऑफलाइन टूल डाउनलोड करेंगे, तो इसी की फाइल में एक आपको GSTR1 वर्कबुक दिखता है। इसके अंदर अपनी GSTR1 को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक्सेल फाइल है, इसके अंदर अपने R1 को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके B2B इनवॉइसेस है तो B2B इनवॉइसेस की डिटेल आप B2B वाले सेक्शन में भर देंगे, ठीक है। या B2C इनवॉइसेस है तो B2C इनवॉइसेस की डिटेल B2C वाले सेक्शन में भर देंगे। ये देख सकते हैं, ये एक वर्कबुक है जिसके अंदर अपने इनवॉइसेस को डिक्लेयर करोगे इसी फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, ठीक है। ये एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। इनके डिटेल्स को आप हटा लेना, डिलीट कर लेना। उसके बाद इसी फॉर्मेट में आप इस एक्सेल के अंदर डिटेल भर लेना, अगर आप फ्री यूटिलिटी का यूज़ करना चाहते हैं तो। या फिर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं जो आपकी एक्सेल फाइल को बना के देता है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है और ये मैंने टैली से बनाया हुआ है, ठीक है। टैली से एक्सपोर्ट किया है GSTR1 की शीट को, ठीक है। हो सकता है कि आप अदर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जैसे क्लियर टैक्स, बिजी, ठीक है। तो उससे जो भी R1 की शीट बनेगी उसको ऐसे एक्सेल में कर लेना आप। एक्सेल में करने के बाद क्या करना है, इस यूटिलिटी पे आना है, न्यू इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले GSTR1 सप्लायर का GST नंबर लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। ये सप्लायर का GST नंबर लिख लिया, फाइनेंशियल ईयर 21-22 ले लिया। यहाँ से मंथ ले लेंगे, नवंबर के मंथ की R1 की फाइलिंग कर रहे हैं, नवंबर ले लिया। क्या आप SEZ टैक्स पेयर है? नहीं, नो पे क्लिक कर लिया। बोलते क्या क्वार्टरली फाइलर है? नो, नो पे क्लिक कर लिया। बोलते कि क्या आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर? यस, 5 करोड़ से ज़्यादा है। अभी प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। जो जो हमने डिटेल भरी है उसका एक प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, इसको कर देना है कन्फर्म। उसके बाद इंपोर्ट एक्सेल पे जाना है और जहाँ पे एक्सेल फाइल को हमने सेव किया हुआ है एक्सपोर्ट करके अपने सॉफ्टवेयर से या इस एक्सेल टूल के अंदर अगर आपने बनाया है ऑफलाइन टूल के अंदर, तो इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टैली से बनाया हुआ R1 है, एक्सपोर्ट किया हुआ है, इसको इंपोर्ट करूँगा इसके अंदर। ओपन पे क्लिक कर लेते हैं, यस कर देते हैं। देख सकते हैं सारी डिटेल सक्सेसफुली एडेड हो गई है। व्यू समरी पे क्लिक करेंगे। ये समरी आप चेक कर लेना कि समरी सही आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अभी क्या करना है, जनरेट फाइल पे क्लिक करेंगे, ये हमारी जियोसन फाइल को बना देगा। देख सकते हैं जियोसन फाइल को उसने बना दिया। अब मैं इसको कर लूँगा सेव। दोस्तों ये मैंने इस जियोसन फाइल को कर लिया सेव। अभी क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ से फिर से आप सर्विस में जाके रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में आएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में आने के बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से नवंबर महीना मैंने सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक करूँगा और यहाँ से प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाऊँगा। प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाने के बाद चलिए जियोशन फाइल को अपलोड कर लेते हैं। और जो हमने जियोशन जनरेट किया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं अपलोड हो गया, प्रोसेस में है, क्लिक करेंगे। देख सकते हैं प्रोसीड हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी एरर नहीं है। बैक टू रिटर्न फॉर्म पे आएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ से मंथ को सेलेक्ट करेंगे। नवंबर सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक कर दिया। सर्च पे क्लिक करने के बाद सिंपली क्या करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाने के बाद ये देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो आ गए। टोटल 28 डॉक्यूमेंट है, 28 इनवॉइस है B2B के अंदर और 4 है हमारा क्रेडिट नोट का और HSN समरी 4 है और 2 डॉक्यूमेंट है। एक B2B इनवॉइस का हो गया और एक क्रेडिट नोट के डॉक्यूमेंट इशू किया है हमने, तो 2 सीरीज़ के डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं B2B इनवॉइसेस के डॉक्यूमेंट। अभी देखते हैं ये है B2B इनवॉइसेस के डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सभी इनवॉइसेस प्रोसीड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें दिख नहीं रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो वैल्यूज़ है हमें वैल्यूज़ दिख नहीं रही है। क्या करते हैं, एक बार GSTR1 की समरी को कर लेते हैं जनरेट। GSTR1 की समरी जनरेशन जो है प्रोसेस में है। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं समरी जनरेशन इन प्रोग्रेस। समरी हमारी यहाँ पे जनरेट हो गई। अब आपको वेरीफाई करना है, वैल्यूज़ यहाँ पे आती नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं वेरीफाई करना है तो सिंपल है, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने PDF को देख लेंगे, क्योंकि जो वैल्यूज़ है वहाँ दिख नहीं रही है। तो क्या करेंगे, PDF पे आके आप प्रीव्यू को देख लेना, जिससे आपकी वैल्यू वेरीफाई हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे वैल्यू मैच करते हैं। वैल्यू मैच करने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा अपने रिकॉर्ड्स को। जैसे 28 रिकॉर्ड B2B इनवॉइसेस के अंदर है, यानी 28 मेरे B2B इनवॉइसेस है, जिसका टोटल वैल्यू ये है। बिल्कुल सही है, ओके है। टैक्सेबल वैल्यू ये है, टैक्सेबल वैल्यू भी ओके है, मैच है। और ये हो गया IGST।
IGST भी मैच है और ये हो गया CGST भी मैच है। ठीक है, अभी नीचे आएंगे, नीचे आके आपको क्रेडिट नोट दिख जाएगा जिसकी टोटल वैल्यू ये है, मैच है। टैक्सेबल वैल्यू ये है, ये भी मैच है। और यहाँ पे CGST है और SGST है, बिल्कुल मैच है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको HSN समरी दिखती है, HSN समरी चेक कर लेंगे। HSN समरी भी बिल्कुल ठीक है। ये IGST हो गया, ये IGST भी ठीक है और ये CGST हो गया, SGST हो गया। ठीक है, 32 रिकॉर्ड है हमारे। डॉक्यूमेंट 2 तरह के इशू किए गए हैं, 28 B2B इनवॉइसेस है और 4 क्रेडिट नोट है। टोटल 32 डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारी जो समरी है वो आपको देखने को मिलेगी GSTR 1 की, न्यू GSTR 1 में। यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन आप प्रीव्यू पे जाके अपने वैल्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है। पहले पुराने फॉर्म के अंदर जो पुराना GSTR 1 था वहीं यहीं पे वैल्यूज़ दिखाता था, अब आपको यहाँ वैल्यू नहीं दिख के PDF के अंदर दिख जाएगा। तो PDF के अंदर जाके आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके अपने वैल्यूज़ को वेरीफाई करना है। ठीक है दोस्तों, मेरी वैल्यू ठीक है, सब कुछ ओके है। अभी इस पर क्लिक करूँगा एक्नॉलेज पे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, हमारी R1 जो है वो सबमिट हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर कुछ भी लगता है आपको गलती हुई है या कुछ भी मिस्टेक हुई है तो रीसेट वाले बटन पे क्लिक करके आप उसको रीसेट करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन सबमिट और फाइल होने से पहले आपको करना होगा। अभी स्टेटस देख सकते हैं, सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद रीसेट का बटन डिसेबल हो गया, अब केवल फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी आप नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं इनवॉइस अपलोड करने के बाद तो समरी दोबारा से रीजनरेट कर लेना। अभी क्या करना है, फाइल रिटर्न पे जाएंगे। फाइल रिटर्न पे जाने के बाद यहाँ से ऑथराइज सिग्नेचरी को सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने क्लिक किया और यहाँ से ऑथराइज सिग्नेचरी सेलेक्ट करने के लिए तुरंत ही आ गया। पहले वाले फॉर्म के अंदर बहुत लंबा टाइम लगता था। ठीक है, पहला वाला जो GSTR 1 था उसमें सबमिशन जब हम करते थे अपने R1 को तो दिखाता था कि अभी सबमिशन में ही है और बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। अभी देख सकते हैं तुरंत ही हो गया। तो ये नए फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा, नए GSTR 1 के अंदर। ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे R1 फाइल कर सकते हैं आप OTP या DSC का यूज़ करके। जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करके फाइल कर रहा हूँ। फाइल विद DSC पे क्लिक किया, प्रोसीड कर दिया। ये देखते हैं ऑथराइज सिग्नेचर ले लिया, साइन पे क्लिक करेंगे। चलिए कोड लिख लेते हैं, कोड लिख लिया, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे GSTR 1 फाइल हो गया, इसका ARN नंबर ये मिल गया। तो दोस्तों ऐसे आपको GSTR 1 फाइल करना है, न्यू GSTR 1 फाइल करना है GST पोर्टल पे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यू GSTR 3B को कैसे फाइल करेंगे GST पोर्टल पे। चलिए समझेंगे। सबसे पहले आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे आना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं अगस्त मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, सर्च पे क्लिक करूँगा। अगस्त के मंथ से ही GSTR 3B के अंदर बदलाव आ गया है। ITC लेने का जो तरीका है वो बदल गया है। तो एक तरह से न्यू GSTR 3B आप फाइल करेंगे तो डिटेल में समझेंगे कैसे फाइल करना है। ठीक है, अगर आपकी नील की है GSTR 3B तो यस कर देंगे, नील की नहीं है तो नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे GSTR 3B ओपन हो गया। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों यहाँ पे GSTR 3B के अंदर एक नई टेबल और ऐड कर दी गई है, टेबल 3.1.1। और इनपुट क्रेडिट के अंदर भी ITC लेने का जो तरीका है वो बदला है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल और रीक्लेम की टेबलों को ऐड कर दिया गया है। रीक्लेम लेंगे और रिवर्सल का जो तरीका है वो भी बदला है। तो डिटेल में बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल 3.1 के बारे में। यहाँ पे अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं। ठीक है, जो भी आपने सेल करी है, जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल बना है, 3.1 के अंदर उसकी डिटेल आती है। 3.1 में आपकी सभी सेल आती है, जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जाम सेल को छोड़ के। और ये बेसिकली आपके R1 के बेसिस पे उठा लेता है, ये ऑटोमेटिक ही आता है। अगर आपने R1 फाइल कर दी है तो ऑटोमेटिक उठा लेगा, आपको यहाँ पे डाटा भरने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसकी वैल्यू को भी चेंज करते हैं, जो ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है उसको अगर आप चेंज करते हैं तो आपकी जो फिगरें हैं वो रेड में हो जाएंगी। इसके अलावा आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड वाली, जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल बना है,
यहाँ देंगे। बेसिकली जीरो रेट वाली कौन सी हो गई, अगर आपने सप्लाई करी है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट किया है तो उसकी डिटेल आती है, या फिर आपने SEZ सप्लाई करी है, ठीक है, SEZ को विद पेमेंट ऑफ टैक्स तो उसकी डिटेल आएगी यहाँ पे एग्जाम सप्लाई या नील रेटेड सप्लाई आएगी। अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो नील रेटेड हो गया, और कोई एग्जाम सप्लाई तो उसकी डिटेल आप यहाँ दे सकते हैं। RCM वाली सप्लाई आपकी यहाँ आती है अगर किसी सप्लाई के ऊपर या जो आपने सर्विस ली है उसके ऊपर अगर RCM बनता है, जैसे रेंट के ऊपर RCM बनता है, ठीक है, या फ्रेट एंड कार्टेज लिया है, कंसाइनमेंट नोट लिया है, GTA का RCM है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ शो करके उसके RCM की डिटेल को यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। नॉन GST एडवर्ड सप्लाई है तो उसकी डिटेल यहाँ दे सकते हैं। अभी कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आता है टेबल 3.1.1। देखो यहाँ पे जो डिटेल देनी होती है, सबसे पहले डिटेल है, पहले में देना होता है ऐसी टैक्सेबल सप्लाई की डिटेल जहाँ ई-कॉमर्स ऑपरेटर को रिक्वायर्ड है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के हिसाब से टैक्स पेमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ई-कॉमर्स ऑपरेटर इस टेबल को भरेंगे, ठीक है। अगर मैं जैसे कि अमेजोन हूँ या फ्लिपकार्ट हूँ या जोमेटो हूँ, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सर्विस दी मैंने वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर फॉल करता है। बेसिकली रेस्टोरेंट सर्विस की बात करते हैं, जैसे जोमेटो है, अगर मैं जोमेटो हूँ तो मैंने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सर्विस दी है और मेरा जो टैक्स पेबल बना सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर, उसकी डिटेल मैं यहाँ पे फर्निश करूँगा। और टेबल 3.1.1 के अंदर सेकंड में यहाँ पे उस तरह की सप्लाई की डिटेल देनी होगी, और ये सप्लाई की डिटेल कौन भरेगा, एक रजिस्टर्ड पर्सन भरेगा जो कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाई कर रहा है और जिनको रिक्वायर्ड है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर टैक्स पेमेंट करने की जरूरत है। बेसिकली बात करें, जैसे आप जोमेटो के ऊपर सर्विस दे रहे हैं, जोमेटो के प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो जो आपने जितनी भी सप्लाई आपने करी उस प्लेटफॉर्म का यूज करके, जितनी भी आपने सेल करी उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। ये जोमेटो वाले देंगे और ये आप देंगे अगर आप जोमेटो के थ्रू सर्विस दे रहे हैं, अपनी रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं या रेस्टोरेंट से रिलेटेड आइटम सप्लाई कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का यूज करके, समझ गए। उसके बाद इसको कंफर्म कर देंगे। अगला आ जाता है, मेरी इस तरह की कोई भी सर्विस नहीं है या मेरी इस तरह की कोई भी सप्लाई नहीं है, मैंने कंफर्म कर दिया, मुझे भरना ही नहीं है ये। अब आता है टेबल 3.2। यहाँ पे आपको इंटरेस्टेड सप्लाई की डिटेल देनी होती है। अगर आपकी कोई IGST सेल है और वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने किया है, B2C सेल है और IGST सेल है, तो आपको प्लेस वाइज डिटेल देनी होती है। यहाँ पे वाइफर्गेशन देना होता है कि कौन कौन से स्टेट में आपने अपनी IGST सेल करी है। हालांकि वो टेबल 3.1 में इंक्लूड होता है। मेरी यहाँ पे सारी सप्लाई होती है, B2B भी है, B2C भी है, ठीक है। तो B2C में जो IGST वाली सप्लाई है उसकी डिटेल आपको 3.2 में भरनी होती है। उसकी डिटेल अलग देंगे कि कौन कौन से स्टेट में, या फिर अगर आपने कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई करी है तो उसकी डिटेल यहाँ देंगे। अगर आपने EOIN होल्डर को सप्लाई करी है तो उसकी डिटेल यहाँ देंगे। तो इस तरह की कोई भी डिटेल हमारी नहीं है। कंफर्म पे क्लिक कर दिया, नीचे आ जाएंगे। आगे देना होता है एलिजिबल ITC की डिटेल, ठीक है। यहाँ पे इनपुट क्रेडिट से रिलेटेड डिटेल जाती है, जो भी आपकी एलिजिबल ITC है। तो सबसे पहला आता है टेबल 4 के A के अंदर। यहाँ पे अगर आपका ITC इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर है उसकी डिटेल देंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर है तो उसकी डिटेल देंगे। यहाँ पे RCM वाला आता है, अगर आपने RCM के ऊपर कोई लायबिलिटी पे करी है तो उसका इनपुट भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो उसका जो इनपुट होता है यहाँ पे आप लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको RCM पे करना होता है। पे कहाँ करेंगे, टेबल 3.1 के अंदर पे करते हैं। ये देख सकते हैं टेबल 3.1 के D में यहाँ पे RCM की लायबिलिटी को पे करना होता है, ठीक है। पहले वहाँ पे लायबिलिटी पे करेंगे, फिर उसके बाद उसका इनपुट एज क्रेडिट आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ITC आता है इन्वर्ट सप्लाई से रिलेटेड आता है, और ये आता है ऑल अदर ITC। ये 2B से ऑटोमेटिक उठ के आता है, ठीक है। ये GSTR 2B से जो मंथली बेसिस पे आपकी जनरेट होती है 14 तारीख तक, वहाँ से उठ के आ जाता है। तो 3B जो फाइलिंग करें आप 14 के बाद ही फाइल करें, क्योंकि जब तक आपका ITC नहीं आएगा तब तक अगर आप फाइल करते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ सकता है, ठीक है। मैनुअल ITC आप ले नहीं सकते इसके अंदर, जो 2B के अंदर ITC होगा वही लेंगे। ये देखो सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे GSTR 2B आपको ऑटो ड्राफ्ट दिखता है, व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इनवॉइस वाइज डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से इनवॉइस का ITC आपका जो है 3B के अंदर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो भी इनवॉइस आपका आ रहा होगा उसको रिकनसाइल करने की जरूरत है, ठीक है। रिकनसिलेशन नहीं बता रहा मैं इस वीडियो में। रिकनसिलेशन के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया हुआ कि कैसे आप रिकनसिलेशन करेंगे GSTR 2B का। तो जो भी इनवॉइस आया आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि एक्चुअल में क्या आपके पास वो इनवॉइस है, क्या आपके बुक्स में वो इनवॉइस है।
रिकनसाइल करने के बाद ही आप उसका इनपुट लें। अगर कोई ऐसा इनपुट है जो कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर है, ब्लॉक क्रेडिट में है, तो उसका आपको यहाँ पे रिवर्सल में दिखाना होगा। ये देखते हैं, यहाँ पे आपको रिवर्सल दिखाना होता है रूल 38, 42, 43 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का रिवर्सल। और कोई अदर रिवर्सल है जैसे क्रेडिट नोट का रिवर्सल है तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे करेंगे। ये ऑटोमेटिक ये भी 2B के बेसिस पे आ जाता है। इसके अलावा कोई रिवर्सल है तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक नया बदलाव है कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का भी आप रिवर्सल यहाँ पे करेंगे, ये पहले यहाँ नहीं था। उसके बाद अदर डिटेल्स के अंदर आपको क्या दिखेगा, अगर कोई आपने ITC जो रिवर्स किया है यहाँ पे, ठीक है, टेबल 4 के B के सेकंड में उसका कोई रीक्लेम है तो आप यहाँ पे रीक्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कोई टाइम बार्ड के अंदर था, कोई ITC ऐसा था जो 180 दिन के पीरियड के अंदर था, जिसका आप इनपुट आपने सप्लायर की पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करी, तो उसका ITC आपने रिवर्स किया, फिर बाद में पेमेंट करने के बाद रीक्लेम किया। तो जो भी आपने रीक्लेम किया, जो यहाँ पे आपने रीक्लेम किया टेबल 4 के 5 के अंदर, उसका बाइफरकेशन आपको यहाँ देना होता है। या फिर ऐसा ITC जिसका इनवॉइस आपके पास नहीं आया फिजिकली, क्योंकि आपके पास होना चाहिए गुड्स या फिजिकली डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इनवॉइस नहीं आया ना गुड्स आया, गुड्स की सप्लाई भी नहीं हुई, लेकिन 2B में उठ के आ गया, वो सामने वाले ने रिटर्न फाइल कर दी और 2B में उसका ITC आ गया। तो अगर उस तरह का ITC आपने क्लेम कर लिया, फिर बाद में अगर आपने उसका रिवर्सल किया और फिर दोबारा से क्लेम किया, तो जब क्लेम करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे, लेकिन उसका बाइफरकेशन आपको यहाँ देना पड़ेगा कि हाँ ये जो मैंने क्लेम किया है इसमें ऐसा ITC है जिसका गुड्स जब ITC आया था उस समय रिसीव नहीं हुआ था, ना डॉक्यूमेंट रिसीव हुए थे, बाद में जब रिसीव हुआ तो मैंने उसको क्लेम किया, तो उसका बाइफरकेशन यहाँ देना होता है। यहाँ पे उस तरह के ITC की डिटेल देनी होती है जो कि इनएलिजिबल है। जैसे कि कोई अगर टाइम बार्ड में है, टाइम लिमिट खत्म हो गई ITC लेने की और उसका वो वाला ITC है तो वो इनएलिजिबल ITC होगा, उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, या प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे करेंगे। अभी कंफर्म पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आगे आएंगे। कोई अगर आपकी एग्जाम सप्लाई नील रेटेड सप्लाई है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से अगर आपने सप्लाई ली है, एग्जाम्प्ट है या नील रेटेड है, उसकी डिटेल यहाँ, और नॉन GST सप्लाई है तो उसकी डिटेल यहाँ। इसके अलावा यहाँ पे आपकी लेट फीस और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करता है, ये भी अभी पोर्टल पे ऑटोमेटिक हो गया है। रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा लेट फीस और इंटरेस्ट भी। सेव GST या 3B पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे। इस तरह से आपको डिटेल दिख जाएगी, जो भी कैश लेजर में बैलेंस होगा यहाँ दिखेगा। आप ITC के थ्रू पे करेंगे तो उसकी डिटेल आपको यहाँ दिख जाएगी। ये सब ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कैश की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ से देख सकते हैं, एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट बता देगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपको चालान क्रिएट करके जमा कराना पड़ेगा तो ये बता देगा कि हाँ इतना कैश की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कैश जितना रिक्वायरमेंट होगा उतने का ही चालान क्रिएट होगा, उतने ही कैश लेजर में अमाउंट जमा होगा। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट है नहीं। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे, ऑफसेट कर देगा लाइबिलिटी को। ठीक है, अभी सीधा प्रोसीड टू फाइल पे जाना है और यहाँ पे टिक करना है वेरिफिकेशन पे और ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है, और यहाँ से हम इसको फाइल करेंगे EVC का यूज़ करके। EVC में OTP आता है, डिजिटल सिग्नेचर है तो डिजिटल सिग्नेचर लगा के फाइल कर सकते हैं। ठीक है, EVC ले लिया और यहाँ पे एक और बता देता हूँ मैं आपको बात। देखो, अगर टैक्स लाइबिलिटी का आपका ब्रेकअप है, मतलब जो अभी आपने टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है इसमें, और ये प्रीवियस मंथ से रिलेटेड इसके अंदर टैक्स लाइबिलिटी है, जैसे कि जुलाई से रिलेटेड है या फिर अप्रैल से रिलेटेड है, तो उसका आप ब्रेकअप दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है अगस्त में 3B के अंदर। तो इस तरह की कोई भी लाइबिलिटी मेरी नहीं है। अभी क्या करना है, सिंपल हम इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। अभी सेव पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे EVC के थ्रू इसको फाइल कर रहा हूँ। मतलब जो OTP आएगा उस OTP को यहाँ लिखूँगा, फिर रिटर्न को फाइल कर देंगे। चलिए OTP लिख लेते हैं। ये OTP लिख लिया हमने। अभी वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। OTP शायद एक्सपायर हो गया है। अभी क्या करेंगे, दोबारा से क्लिक करते हैं OTP पे, फिर से OTP आया होगा। ये OTP लिख लिया। अभी वेरीफाई करेंगे, ये दे सकते हैं रिटर्न हमारी सक्सेसफुली फाइल हो गई। ओके पे क्लिक करेंगे, हमारी रिटर्न फाइल हो चुकी है। ऐसे आपको GST या 3B GST पोर्टल पे फाइल करनी है। इसका स्टेटस चेक करना है, सर्विस में जाके रिटर्न में ट्रैक रिटर्न स्टेटस पे जाके देख सकते हैं। ये ARN नंबर है, ये 3B फाइल हो गई है, ये डेट ऑफ फाइलिंग है, आज की डेट में हमने फाइल कर दिया इसको। ठीक है,
तो ऐसे जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 3B न्यू जीएसटीआर 3B को फाइल करेंगे। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।